पापा, आपका खाना टेबल पर रख दिया है। जब भी भूख लगे लेकर खा लेना। हम लोग बस निकल रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे, इसलिए रात तक का ही खाना बना दिया है। हम लोगों को आने में देर हो जाएगी तो थकने के बाद खाना नहीं बनेगा, और हम लोग वैसे भी खाना खाकर आएंगे। प्लीज़ घर का ख्याल रखना। और हाँ, जाते जाते बाहर ताला लगाकर जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर दोनों बेटे और बहू अपने अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकल गए। आज इन लोगों का घूमने जाने का मूड है। सुबह से शाम तक वहीं मौज मस्ती करने का इरादा है। एक बार भी किसी ने रामकिशन जी से नहीं पूछा कि वो भी जाना चाहते हैं या नहीं। सोफे पर से उठकर खिड़की के पास चलकर गए और खिड़की में से नीचे देखा तो दोनों अपनी कारों में बच्चों के साथ बैठकर रवाना हो गए। थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर यूं ही ताकते रहे। उसके बाद उदास मन से धीरे धीरे चलते हुए डाइनिंग टेबल पर आ गए और वहां रखे हुए खाने को खोल कर देखा। 5 रोटियां, डोंगे में पतली सी दाल, एक प्लेट में सलाद के नाम पर एक प्याज काट कर रखा हुआ था। खाने को देखते ही मन में सोचने लगे कि अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। आज पूरा दिन मुझे इसी खाने से निकालना है। रात को भी खाना नहीं मिलेगा, इतने से मेरा पेट कैसे भरेगा। पिछली बार भी जब ये लोग घूमने गए थे तब भी बहू इतना सा ही खाना बनाकर गई थी। रात को घर आने के बाद रामकिशन जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। बस उसी में दोनों बहुओं ने रोना धोना मचा दिया था। और बेटे बेटे तो वैसे भी अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोलते नहीं हैं, पर आज फिर वही एक लंबी गहरी सांस लेकर अपने कमरे की तरफ आए। कमरे में अपनी पत्नी की तस्वीर देखकर आंखों में आंसू आ गए। एक वो थी जो कभी मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, पर उसके जाने के बाद तो सचमुच पेट भर खाने को भी तरस गया हूँ। सोचा था कि रिटायर होने के बाद परिवार वालों के साथ खूब घूमूंगा फिरूंगा। मैं तो बीमार नहीं हूँ, पर घर में हर कोई मुझे बीमार बनाने में लगा हुआ है। पहले कितना घूमने का शौक था। महीने में 2 बार तो परिवार के साथ बाहर घूमने निकल ही जाते थे, पर अब कितने महीनों से तो घर के बाहर भी नहीं निकला हूँ। ये लोग जब भी कहीं जाते हैं ताले में बंद करके जाते हैं। एक बार भी नहीं पूछते कि पापा, आपको भी चलना है क्या। अब तो घुटन सी होने लगी है। किसी से बाहर बात भी नहीं करने देते और खुद भी बैठकर बात करना पसंद नहीं करते। आजकल पता नहीं दोस्तों के भी फ़ोन नहीं आते, ना उनका फ़ोन लगता है। मेरे ही बेटों ने अपने घर का चौकीदार बनाकर रख दिया है मुझे। अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, तब मेरी कदर नहीं है, तो जिस दिन बिस्तर पकड़ लूँगा तो मुझे तो पूछेंगे भी नहीं। किसी न किसी निर्णय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी रामकिशन जी मन ही मन में सोच रहे थे कि उनके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। जब मोबाइल उठाया तो दूसरी तरफ उनके दोस्त तिलक राम जी बोल रहे थे, और रामकिशन कैसा है, कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन लगा है। अरे तिलक राम, आज इतने दिनों बाद तुझे मेरी याद कैसे आई। भाई यह पूछने के लिए फ़ोन किया कि कब तक भाभी के जाने का गम बनाएगा। कुछ आगे का सोचा है कि नहीं। मतलब मतलब ये कि इस बार हम सारे दोस्त मिलकर केदारनाथ घूमने जा रहे हैं। तू भी चलेगा इस बार। पिछली 2 बार भी तुम मना कर चुके हो। मैंने मना किया? कब? अरे पिछली बार वैष्णो देवी यात्रा पर गए थे और उससे पहले रामेश्वर यात्रा पर गए थे। तेरे फ़ोन पर फ़ोन लगाओ तो लगता ही नहीं है। आखिर तेरे बेटों को फ़ोन लगाया था, तब तेरे बेटों ने ही कहा कि पापा मना कर रहे हैं। अब मम्मी के बगैर उनका कहीं मन नहीं लगता। इस बार मैंने किसी और नंबर से फ़ोन लगाया तुझे। कमाल है, ये नंबर तो लग गया। सुनकर रामकिशन जी हैरान रह गए। उन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था कि पहले भी 2 यात्रा जा चुकी हैं। मतलब बेटों ने उन तक बात पहुंचाई ही नहीं। और फिर उनका मोबाइल। अरे क्या हुआ, जवाब तो दे। अचानक तिलकराम जी की आवाज़ से रामकिशन जी की तंद्रा टूटी। अरे हाँ, इस बार ज़रूर जाऊँगा। कितना क्या पेमेंट देना है वो बता देना, मैं डिपॉज़िट करा दूँगा। चल, मैं तुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेता हूँ और वहीं सारी डिटेल भेज देता हूँ। और रही बात पेमेंट की, वो तू बाद में दे देना। कम से कम तूने हाँ तो की। वैसे भी हम कल ही रवाना हो रहे हैं और तेरी टिकट हमने पहले ही करवा ली थी। अगर तू फ़ोन नहीं उठाता तो हम आज तेरे घर आ जाते। अच्छा ठीक है बाबा, पर डिटेल आधे घंटे बाद भेजना। चल फिर फटाफट से तैयारी कर ले, कल सुबह ही निकलना है। कहकर तिलकराम जी ने फ़ोन रख दिया।
रामकिशन जी ने अपना फ़ोन चेक किया तो उनके अधिकतर सभी दोस्त उसमें ब्लॉक हो रखे थे। उन्हें याद आया कि पिछली बार बच्चों को मेरे भरोसे छोड़कर चारों मनाली घूमने गए थे। देखकर रामकिशन जी का दिमाग चकरा गया। इतना बड़ा धोखा। कुछ देर तक आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखते रहे। फिर आंसू पोंछकर सबसे पहले रामकिशन जी ने अपने सारे दोस्तों को अनब्लॉक किया। उसके बाद उठकर अपने कमरे में गए और अपनी अलमारी में से अपने टूर पर पहनने वाले कपड़े निकालकर पैक किए। अपना स्पोर्ट्स शूज़ निकाले और उनकी धूल साफ की। कुछ कैश और अपनी आईडी अपने पास रखे। मोबाइल पर अपने अकाउंट चेक किए। अपनी दवाइयों का बॉक्स रखा। जितना समझ आया उस हिसाब से पैकिंग कर ली और इंतज़ार करने लगे दूसरे दिन का। रात को जब बच्चे घर आए तब तक रामकिशन जी सो चुके थे। किसी ने भी उनके कमरे में जाने की जहमत नहीं उठाई। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन जब बेटे और बहुएं चाय पी रहे थे तो रामकिशन जी तैयार होकर अपना बैग लेकर बाहर आए। उन्हें देखते ही बड़ा बेटा बोला, अरे पापा, आप कहाँ चल दिए? मैं अपने दोस्तों के साथ चारधाम की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरा भी टिकट है। रामकिशन जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बड़ी बहू बोली, पर पापा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और हमें भी अहमदाबाद के लिए रवाना होना है। मेरे बुआ जी के बेटे की शादी है। बच्चों को हम किसके भरोसे छोड़कर जाएंगे? आपने सोचा भी है?